दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में जो हम बातचीत करने वाले हैं वो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के बिना तो हमारी कोई बात हो ही नहीं सकती, तो करेंगे। वो गए, पोलैंड गए, यूक्रेन गए, उसके बाद फिर 10 घंटा जो है वो उन्होंने ट्रेन से सफर किया, फिर 7 घंटा रुके, फिर वो जेलेंस्की के साथ जो है पता नहीं 4-5 बार गले मिले। और ये सब बातें भी होंगी कि इस सब को लेकर देश को क्या मिला, और फिर देश के मुद्दों पर बात होगी इस वीडियो में कि चुनाव हो रहे हैं राज्यों के। तो मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो वो जो घोषित एजेंडा होता है वो कभी, अब ये सीन होता है कि हमारे जैसे पत्रकार वो ठीक से समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअली क्यों गए, देश को क्या हासिल हुआ। तो हमने कहा कि हमारे वरिष्ठ जो हैं, हमारे बड़े हैं, उन्हीं को आज आमंत्रित करते हैं। आप सब उनसे बहुत परिचित हैं, राजेश बादल साहब, बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। तो हमने कहा आपको आज आमंत्रित करते हैं और देश को क्या उपलब्धि होती है जब प्रधानमंत्री जी ऐसे जाते हैं, दृश्य खड़े करते हैं, तो उन्हीं से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा सर आप आइए और थोड़ा दर्शकों को बताइए कि हमारे साहब चले गए लेकिन उससे हमको मिला क्या और क्या हुआ वहां पे और क्या उपलब्धि है देश के लिए। धन्यवाद मयूर जी। देखिए, हमें अगर प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा को अगर समझना है तो थोड़ा सा हमें एक बैकग्राउंड 1 मिनट में आपको बताता हूं कि भारत की जो विदेश नीति है पिछले 10 वर्षों से पहले तक की, आजादी के बाद से 2014 तक, वो लगभग स्थिर और अपनी एक ऐसी साख वाली रही है कि उस विदेश नीति के चलते भारत को जो है उस समय ही सुपर पावर माना जाने लगा था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हुकूमत आती है, उसमें मोरारजी देसाई की भी हुकूमत आती है, चंद्रशेखर, चरण सिंह और देवे गौड़ा और इंदर कुमार गुजराल जो गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत भी आती है कि उन्होंने मतभेद चाहे जैसे रहे हों, लेकिन हमारी जो विदेश नीति रही है उसके साथ उन्होंने कभी छेड़खानी नहीं की। 10 साल पहले जो ये हुकूमत आई उसने विदेश नीति के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार किया कि ये देश भौचक्का इसलिए रह गया कि जो देखिए नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो चलिए, और पाकिस्तान और चीन तो पहले से ही हमारे साथ नहीं थे, मालदीव, ऐसे छोटे छोटे देश आंखें दिखाने लग गए। नेपाल जब जंग की भाषा में बोलने लगे तो समझ लीजिए कि इसका अति हो गई, क्योंकि जो हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति पहले थी उसमें यह था कि नेपाल में जब कोई रक्षा मंत्री बनता था, सेनाध्यक्ष बनता था, तो वो भारत का ऑनरेरी सेनाध्यक्ष होता था, और जो भारत का सेनाध्यक्ष होता था वो नेपाल का सेनाध्यक्ष होता था। नेपाल का कोई भी प्राइम मिनिस्टर है सबसे पहले भारत आता था। तो हमने अपना इस तरह से कुछ रोटी बेटी का रिश्ता बना के रखा था अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। म्यांमार में हमारे साथ आंग सान सूची थी जो शिमला में पढ़ी थी, वो भारत को दूसरा घर बताती थी। तमाम साथ भूटान हमारा दूसरा घर था। मालदीव में हमने बगावत रोकने के लिए राजीव गांधी की हुकूमत ने सैनिक भेजे थे और उनका तख्ता पलट नाकाम किया था। श्रीलंका में जयवर्धने के टाइम पे पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। यानी हमने अपनी एक विदेश नीति की छाप ऐसे छोड़ी थी कि दुनिया में उसका रिस्पेक्ट होता था। 2014 के बाद से विचलन कुछ ऐसे हुआ मयूर भाई कि देखिए, भारत कभी दूसरे देशों के चुनाव में, इलेक्शन में, इंतखाबात में अंदर तक दखल नहीं देता। चाप के चुनाव हो गए, हमने नई सरकार का स्वागत करते हैं, जो भी सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट का हमने हमेशा स्वागत किया, लेकिन हम कभी इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाते कि कभी पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के पक्ष में प्रचार करें, या कभी हम जाएं और नवाज शरीफ के पक्ष में प्रचार करें। लेकिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इलेक्शन कैंपेन में जब आप पार्टी बन जाते हैं तो वो उस देश की विदेश नीति को, साख को और रक्षा नीति को बहुत धक्का पहुंचाता है। बैकग्राउंड मैंने ये इसलिए बताना चाहता था कि जब इन्होंने ट्रंप का साथ दिया और
जी, और ट्रंप हार गए। बहुत जरूरी है। अब जब ट्रंप हार गए तो जाहिर सी बात है कि जो जीतने वाला जो बाइडेन और कमला हैरिस थे, तो वो तो यही समझेंगे ना कि आप तो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कैंपेन कर रहे थे। तो दुनिया का जो चौधरी है, उसका नया जो प्रेसिडेंट आया, वो तो आपके साथ बहुत अच्छे भाव नहीं रखेगा, और वो तो वैसे भी कश्मीर नीति के आलोचक थे हमारे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने हमारी विदेश नीति को इस तरह से धक्का पहुंचाया कि आज नेपाल हमसे छिटका हुआ है, बांग्लादेश हमसे छिटका हुआ है, भूटान हमसे छिटका हुआ है, मालदीव हमसे छिटका हुआ है, म्यांमार हमसे छिटका हुआ है, श्रीलंका हमसे तटस्थ है। तो इन देशों की इस हाल में हमने अपनी विदेश नीति के जरिए अपने को नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं हम यूक्रेन वाले युद्ध पे। जी यूक्रेन, आपको मालूम है पहले सोवियत संघ था, कई देश जब 91 में विघटन हुआ तो यूक्रेन भी अलग हो गया सोवियत संघ से, रूस से, और दोनों की बॉर्डर बड़ी लंबी चौड़ी है, मिलती जुलती है आपस में। जब यूक्रेन अलग हुआ तो भारत पहला देश था जिसने उसको 1991 दिसंबर में मान्यता दी, तुरंत मान्यता दी, है ना, आपको याद होगा। इसके बाद 17 जनवरी 1992 को, अगर मुझे ठीक याद है तो, जो दोनों देशों के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल किए गए, और जी उसके बाद 1993 में एशिया का पहला दूतावास यूक्रेन ने भारत में खोला। यानी यहां तक हमारी सदाशयता और सद्भावना पर यूक्रेन को कोई शंका नहीं थी, और हमें यूक्रेन पर कोई शंका नहीं थी। लेकिन जैसे ही 4-5-6 साल बीतते हैं, यूक्रेन का झुकाव यूरोप के देशों की तरफ और पश्चिम दिक् के देशों की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कारोबार उनका बढ़ने लगा था। अब उससे क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जब हुकूमत थी, आपको याद होगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। पहला परमाणु परीक्षण तो इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था। तो जब ये दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तो यूक्रेन उन देशों के साथ में था जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करते थे। यानी हमारे सारे उपकारों को भूलते हुए यूक्रेन उधर जाके खड़ा हुआ जो भारत के साथ नहीं थे। यही यूक्रेन की यात्रा यही नहीं रुकी। यूक्रेन ने इसके बाद पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। पाकिस्तान को उसने हथियारों की आपूर्ति की। पाकिस्तान को उसने अभी उनके मतलब 1.6 अरब डॉलर का रक्षा सौदा हुआ उनका। T-80 जो टैंक है वो यूक्रेन में बना है पाकिस्तान की आर्मी के लिए। टैंकों के इंजन पाकिस्तान में सप्लाई हो रहे हैं। और जब अब ये जंग हुई और जब भारत ने यूक्रेन के साथ एतराज किया कि श्रीमान आप ये गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान को आप अगर दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, तो यूक्रेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। तो पाकिस्तान में यूक्रेन ने कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में 3 देश शहरों में उसके कमर्शियल दूतावास हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और जब जंग शुरू हुई तो जंग में पाकिस्तान तो हथियार बेचने की स्थिति में था नहीं। पाकिस्तान तो खुद ही खरीदार है, पाकिस्तान खुद दिवालिया होने की स्थिति में है। तो पाकिस्तान ने यूक्रेन को देने के लिए नाटो देशों से, यूरोपीय देशों से हथियार लिए और यूक्रेन को सप्लाई की। तो जो यूक्रेन इस तरह से व्यवहार कर रहा था हमारे साथ, क्या हम जंग जब शुरू होती है तो क्या हम उसके साथ व्यवहार रख सकते हैं? ऐसा नहीं रख सकते। जब रूस हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर, वहां से रक्षा संधियां हैं और वहां से हमारा बड़ा मजबूत रिश्ता है कि 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उसने अमेरिकी नौसेना बेड़े को, अमेरिकी सेना के बेड़े को जब आ रहा था तो उसने अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया था और वार्निंग दी थी, और जो चीन का अल्टीमेटम था उसको भी फ्यूज किया था, और हमारे साथ कश्मीर के मसले पर कई बार वीटो किया उसने। तो एक तरफ रूस के साथ हमारी ट्रस्टेड हिस्ट्री ये है, हम अपने आजमाए और परखे हुए देश के साथ जाएंगे, ना कि हम किसी एक ऐसे देश के साथ
जो पाकिस्तान को मदद कर रहा है, शत्रु देश को मदद कर रहा है। लेकिन ये जो यात्रा हुई, ये मेरी बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ठीक इसके पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने 2021 में, 2022 में, 2024 में 3 बार ऐसी खराब टिप्पणियां भारत के लिए की हैं। यानी पुतिन साहब के गले मिलते हैं तो उनको तकलीफ होती है, रूस जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, जंग में हम तटस्थ रहते हैं तो कहते हैं कि उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि तो रूस का साथ देने जैसा है। तो ये यानी यूक्रेन का नजरिया हमारे प्रति, भारत के प्रति हमेशा से बहुत ही 98 के बाद खराब रहा है और हमारी आपत्तियों को हमेशा उसने दरकिनार किया। एक बात और बता दूं आपको, जब मैं रूस के ट्रस्ट की बात करता हूं तो आपको पता है कि एक बार चीन और रूस में 60 के दशक में चीन ने रूस पर हमला किया था और रूस ने तब बचाव में, रूस के विदेश मंत्री हमारे यहाँ आए थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब रक्षा संधि हमसे की थी और उसके बाद चीन की सेना ने वापसी की थी अपनी। तो हम तो उनको भी मदद कर चुके हैं, रूस को भी, जब वो सोवियत संघ था। अब ये बात जो हो रही है कि भाई वो गए और गए तो क्या उसको फायदा मिलेगा, क्या इस देश को फायदा मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि एक बात जो लोगों के दिलों में है और हम लोग जैसा अभी बात भी कर रहे थे मयूर भाई कि क्या युद्ध इस स्थिति में पहुंच गया है कि शायद रूस को थोड़ा सा दबाव में है इस वक्त और रूस के कहने पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हों, ऐसा एक तर्क दिया जा रहा है। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि रूस ने कहा हो कि भाई, क्योंकि रूस चीन को तो बोल नहीं सकता, चीन मध्यस्थता कर नहीं सकता। मध्यस्थता करने की स्थिति में, क्योंकि हमारे अनेक यूरोपीय देशों के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक रिश्ते हैं, बावजूद तनातनी जो बिडेन के साथ जो तलखी रिश्तों में है उसके बाद भी, तो एक चांस लिया जा सकता था। लेकिन मेरे गले इसलिए नहीं उतरता मयूर भाई कि अगर रूस के कहने पर जाएंगे तो फिर यूक्रेन के जो सहयोगी हैं नाटो और अमेरिका, ये सब क्या इतनी आसानी से यूक्रेन को अपने चंगुल से मुक्त कर देंगे? नहीं, और यूक्रेन को एक जी, मैं थोड़ा इनपुट डाल देता हूँ इसमें। आप जो कर रहे हैं उसी बात से जुड़ा हुआ वो जो बातचीत, जो जानकारी मिल रही है वहां, अब वो कंफर्म तो नहीं, लेकिन जो मिल रही है वो मैं साझा कर रहा हूँ। वो ये है कि ये जो 2.5 साल से चल रहा है तो उसमें हर कोई जो है थका हुआ है, मतलब कि वो कौन पहले छोड़े इसको लेकर प्रॉब्लम है। अमेरिका जब तक बाइडेन है या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है तब तक तो जेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ है। सवाल ये भी होता है कि अगर ट्रंप आ गए तो क्या वो खड़े रहेंगे? तो नहीं, वो कहा जाता है कि शायद वो रशिया के साथ चले जाए, तो फिर नाटो के लिए मुश्किल हो जाएगी। और पुतिन भी जो है अब ऐसा है कि मतलब इज्जत के साथ इसको शांत किया जाए अगर पूरे मामले को, वो खुरासान छोड़ना नहीं चाहते हैं। खुरासान जो कब्जा किया हुआ है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इनको हमारे जो साहब हैं महाअवतार, उनको जो है एक्चुअली वो एक वो तमगा चाहिए कि हाँ यार, मैं मतलब क्रेडिट मिल जाए मुझे कुछ भी। तो कहा ये गया है, मुझे बताया गया वो ये है कि ये हो सकता है कि कुछ और बेनिफिट होंगे जो A1 A2 वाली बात होती है उसके भी होंगे उसमें। वो एक इनको चाहिए, क्रेडिट चाहिए। और वो देश में तो लोगों से बहुत बात करते नहीं है, लोगों के गले यहाँ तो मिलते नहीं है, तो उनको तो चाहिए ऑडियंस जो पोलैंड में इंडियन डायस्पोरा के जरिए मिल सकता है। और अगर ये बात मान ली जाए उनकी, हालांकि पता ये चल रहा है कि जेलेंस्की ने कुछ शर्तें जो रखी गई थी इनके द्वारा, मतलब रखवाई गई थी इनके द्वारा, वो मानी नहीं है। ये बातें आ रही है, कितनी सच कितनी झूठ मालूम नहीं, पर इसके अलावा और कोई उपलब्धि तो समझ में आती नहीं है सर। गए, फोटो वोटो खींची और वो गले मिले 2-3-4 बार उसके साथ। दो बातें हैं मयूर भाई। ये भले ही कुछ चाहें कि हम बड़ा ऐतिहासिक युद्ध विराम करा देंगे और बड़े शांति समझौते और नोबेल पुरस्कार के हकदार हो जाएंगे,
मैं आपको याद दिलाता हूं कि 1950 से 1953 तक कोरिया युद्ध हुआ जी, था और जी, बिल्कुल। उसमें वो इससे कई गुना बड़े पैमाने का युद्ध था। 3 साल चला था। नेहरू जी ने जी, उसमें भारत ने उसमें पंचाट की थी, सरपंच की भूमिका निभाई थी और वो युद्ध जी। विराम कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। कभी नेहरू जी, जी ने आज तक नहीं गाया जब तक जिंदा रहे वो, कि मैंने कोरिया जैसा इस शताब्दी का सबसे बड़ा जो मध्यस्थता समझौता था वो कराया। एक तो बात ये। जी, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो शर्तें रखी थी ज़ेलेंस्की ने वो मानी नहीं, जो रूस की शर्तें थी। अब भाई साहब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कल के रोज़ मैं इसलिए रूस का क्यों पक्ष कर रहा हूँ कि रूस की आपत्ति क्या है? रूस की आपत्ति वो है कि श्रीमान यूक्रेन जी, हम और आप एक ही देश के 2 हिस्से हैं। हमारी आपकी बॉर्डर पूरी लगती है। आप नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं। नाटो के मेंबर बन जाएंगे तो नाटो का जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये होता है कि हाँ, नाटो की सेना पूरी सीमा पर तैनात हो सकती है। यानी नाटो के बिल्कुल, मतलब तमाम देशों की सेनाएं यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर आ सकती हैं। तो क्या रूस ये चाहेगा कि अभी तो यूक्रेन की सेना है, वो तमाम देशों की सेना यूक्रेन और रूस की सीमा पे आ जाए, उसके सिर पे खतरा और मंडराने लगे? उसमें अमेरिका भी होगा और रूस और अमेरिका की जो चीज स्थिति है आप हमेशा से जानते हैं। एक बात तो ये बिल्कुल। है कि इस वजह से नहीं चाहता और दूसरा देखिए वो समझा रहा है जेलेंस्की को कि भाई साहब आप नाटो के मेंबर बनना चाहते हो बनो, लेकिन एक तो ये मत करो ना कि ये हमसे संधि करो और और दूसरा ये वो कह रहा है बार बार कि नाटो सेना, नाटो के देश, अमेरिका आपको यूज कर रहा है, आपकी खराब स्थिति के चलते अभी आपको मदद कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, खाना दाना पानी सब दे रहे हैं और बाद में वो मैं ब्याज के वसूलेंगे, हर छोटा छोटा देश वसूलेगा। तीसरी चीज 2008 में यानी 16 साल, कितना साल हो गया, 16-17 साल पहले यूक्रेन ने नाटो में एप्लीकेशन लगाई थी मेंबरशिप के लिए। आज तक नाटो का मेंबर नहीं बनाया उसको। नहीं, तो जो 16-17 साल में आपको नाटो की मेंबरशिप नहीं मिली और आप नाटो की गोद में बैठे हुए हो, ये ठीक। सही अच्छा है। दूसरा ये है कि रूस के एतराज को आपको यूं समझना पड़ेगा मयूर भाई कि जैसे मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान और चीन ऐसा कोई एग्रीमेंट करें जिसमें चीन की सेना हमारे पूरे पीओके पे आके तैनात हो जाए, आगे खड़ी हो जाए, तो हाँ। आप मानेंगे? आप मानेंगे क्या? अभी तो चलिए पाकिस्तान की सेना तैनात है, अब वो चीन की सेना भी तैनात हो जाएगी, तो ये क्या हम स्वीकार करेंगे? हर देश को नहीं, नहीं। अपनी सार्वभौमिकता की, अखंडता की रक्षा करने का हक है, तो रूस ये कर रहा है। जब ये तय हो गया कि नाटो देशों ने कहा यूक्रेन से चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान तेरा भला करे, तब जाकर के रूस ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया। रूस ने बहुत समझाया, रूस ने कई बार संधि की शर्तों पर उनकी कम से कम 3 बार बात हुई और बेलारूस के जो राजनेता थे उन्होंने कराया। इसके बाद उन्होंने जी, जो है आप देखिए पोलैंड जाने का मतलब क्या था? पोलैंड इस समय यूक्रेन का सबसे करीबी राष्ट्र है और रूस का विरोधी है। तो पहले पोलैंड को, इनका मानना ये था कि पोलैंड को पटा लेंगे तो पोलैंड का राष्ट्रपति जो है यूक्रेन पर दबाव डालेगा। लेकिन ये ज़ेलेंस्की जो है इस समय नाटो और अमेरिका के हाथों का खिलौना, कठपुतली बने हुए हैं। मोदी जी कितना ही जोर लगा लें, वो बताया तो ये समझौता भी नहीं जा रहा है, होने देंगे। जी, बताया तो ये भी जा रहा है कि वो जो 10 घंटे की ट्रेन की सवारी की ना उन्होंने, जी, तो उसमें वो नाटो के लोग भी थे, उनसे भी एक कोई डेलीगेशन था, उससे भी मुलाकात हुई, उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ब्रीफ, मतलब ऑब्वियसली ये पुतिन साहब की ब्रीफ लेके जा रहे थे, जो बताया जा रहा है। तो नाटो ने अपनी ब्रीफ भी रखी कि भाई अगर आप उनके दूत बन के आ रहे हैं तो आप हमारी बात भी सुन लीजिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो नाटो तो अपने हिसाब से जो अपनी उनकी टर्म्स होगी वो भी बताएगा। तो ये सब हुआ, ट्रेन में जाने का मतलब यही था कि वो मौका मिल जाए बातचीत करने का और सब। तो यही बताया जा रहा है कुल मिला के। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। जी। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता। अब इन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला है और जुआ इसलिए खेला है
कि इस लोकसभा चुनाव के बाद मयूर भाई 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें इनकी स्थिति अल्पमत वाले प्राइम मिनिस्टर की, इनकी पार्टी को तो बहुमत मिला नहीं। अब ये नहीं। चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर चल रहे हैं। 2019 से 2024 तक इनकी भ्रकुटी ना टेढ़ी ना हो पाए, इसकी सब चिंता करते थे, क्योंकि अपने दम पर ही बहुमत में आए थे। अब इन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भ्रकुटी देखनी पड़ रही है, कहीं ये टेढ़े ना हो जाएं तो सरकार गिर जाए। राइट। अच्छा, दूसरी स्थिति बिल्कुल। ये है कि अभी कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और चौथा देश है, हरियाणा, चौथा प्रदेश हरियाणा, है हरियाणा, हरियाणा। आप ये हरियाणा। बताइए कि इन 4 प्रदेशों में कहीं बीजेपी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में है? क्या नहीं, हरियाणा में, बेचारे क्या महाराष्ट्र में तो कश्मीर इलेक्शन में? तक नहीं दे पा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं। तो ये एक हमने देखा है कई बार कि जब कठिन स्थिति आती है तो या तो मोदी जी विदेश चले जाते हैं या एकदम खामोश चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन हाँ, था कभी रहा होगा ये उपाय कि चुप्पी से कई बार समय वक्त हर तरह के घाव भर देता है, वक्त के साथ इलाज निकल आता है, लेकिन ये अब नहीं होता। तो ये बहुत इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है इस यात्रा से। आपकी रक्षा नीति दांव पर लगी हुई है, आपकी विदेश नीति दांव पर लगी हुई है, आपकी औद्योगिक नीति दांव पर लगी हुई है, आपकी शिक्षा नीति और बेरोजगारी पर जो असफलता है वो नहीं मिल रही है, वो दांव पे लगी हुई है। महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। आप दूसरे देशों के साथ तो आप करने जा रहे हैं, आप अपने नेपाल को तो मना नहीं पा रहे हैं। आप यूक्रेन और रूस में संधि करा रहे हैं। आप म्यांमार को मना नहीं पा रहे हैं। आप मालदीव को मना नहीं पा रहे हैं। उसने इंडिया आउट का नारा दिया था, अभी उसने इंडिया इन नहीं कहा है। अभी भी वो इंडिया आउट बहुत करता सही। है। ठीक है कि थोड़ा बहुत लिबरल हुआ है, उदार हुआ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अभी बांग्लादेश के मोर्चे पर आपके लिए मुश्किल घड़ी है। और इन सबके पीछे जो चाबी भरने वाला है, जिसके हाथ में कमान है, वो चाइना है। वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, वहां तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। ये सब जो भाई कर देखिए रहा ना, तो है, सब कर रहा है, वो तो चाइना ही है, और उसके खिलाफ एक आवाज नहीं निकल रही। बात सही है आपकी, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए इस समय हम अपने बड़बोलेपन का शिकार होते हैं और चाइना कभी बोलता नहीं है। नहीं, हरदम बोलना जो है, हरदम हर समस्या का समाधान नहीं है। चुप्पी भी समाधान है। चुप्पी से बड़ा कोई हथियार कई बार नहीं होता। चाइना कोई बिल्कुल। रिएक्ट नहीं करता। उसने देखिए भूटान में जब से डोकलाम की घटना हुई, भूटान की सेना को उसने अपने कब्जे में किया हुआ, म्यांमार की सेना को उसने अपने कब्जे में किया हुआ है। वो नेपाल में उसने केपी ओली के मार्फत उसने अपने आप को अपना प्रभाव बढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान उसके अपने प्रभाव में है ही है। श्रीलंका में बंदरगाह जो है उसका बंदरगाह श्रीलंका का जो है वो उसने लिया हुआ है हाँ, लीज पर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप चीन की घेराबंदी के शिकार नहीं हैं? और माफ कीजिए, बिल्कुल है, जिस दिन चीन बिल्कुल। चाहेगा तो रूस, क्योंकि रूस और यूक्रेन की युद्ध में चीन और भारत की तुलना में चीन ज्यादा ट्रस्टेड सहयोगी रूस के लिए साबित हुआ है। हम तो साफ कह रहे हैं, कल ही मतलब क्या अजीब सा बयान है यार, हमें बयान देना भी नहीं आता। हम कह रहे हैं कि नहीं, तेल की खरीद तो ये नॉन पॉलिटिकल माध्यम है। अरे कैसे हो सकती है नॉन पॉलिटिकल भाई? मतलब हमारे विदेश मंत्री की अक्ल पे तरस आता है। वो कहते हैं कि नहीं, तेल की खरीद तो हमारी अपनी जगह है। अरे भाई ये कैसे हो संभव है? ये कैसे पॉलिटिकल नहीं है? और पॉलिटिकल नहीं था तो आप जो तीसरे नंबर पे जो 1% तेल से रूस से तेल खरीदते थे, अब आप 368 गुना क्यों बढ़ा रहे हैं? 368% बढ़ा है तेल का आयात, अगर ये नहीं था पॉलिटिकल। तो ये बिल्कुल चीजें सही, हैं। हमारे यहाँ की विदेश नीति भगवान भरोसे है मयूर भाई। नहीं जानता बिल्कुल। कि भारत का क्या होगा इसमें। जी। बात बहुत सही कही आपने, और मुझे लगता है कि ये जो आपने वो जो एक एंगल से बात की, वो भी बहुत ज़रूरी था दर्शकों के लिए, कि साहब जब यहाँ मुश्किल में होते हैं, बाहर भाग जाते हैं। तो बाहर उनको जो है फिर वही है, उनको उनको वो नारे सुनने होते हैं। वो अब तो संसद में भी उस तरह से नहीं वो नारे उनके लिए लग रहे हैं जो पहले लगते थे।
तो वो जो उनका टॉनिक है, जैसे हम लोग जीते हैं ऑक्सीजन ले ले सांस में लेके, वो ये जो नारे हैं और उनकी जो वाहवाही है, वो मेरे ख्याल से उनका ऑक्सीजन है। तो वो शायद पोलैंड में इंडियन डायस्पोरा में मैक्सिमम वहाँ गुजराती होंगे, गुजराती ही थे रादर, मैंने कुछ नारे सुने वहाँ पे, तो वो उनको जी, फिर अच्छा भी लगता गरबा है और हुआ, गरबा हुआ, ये सब 18,000 हुआ। छात्र वहाँ पढ़ते हैं। गुजरात के बड़े हाँ, संख्या में छात्र वहाँ हैं। कुछ जी, उद्योगपति जी। और छोटे-छोटे कारोबारी वहाँ हैं। तो ये उनका टॉनिक भी है और हमको लगता है कि अगर इस तरह से बाहर जाके सुर्खियां बटोरी जाए तो फिर से वो एक वही को मतलब वो उनकी जो पुरानी उनका एक चीज देखा है मैंने राजेश जी, वो एक ही मॉडल का लगातार उपयोग करते आ रहे हैं जो गुजरात से शुरू किया था वो, पर वो इफेक्टिव नहीं रहा है। ये जो ये सब चीजें हैं ना, अब वो इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कि समझ में आता है कि आगे और क्या करने वाले हैं, ये समझ में आ जाता है। तो ये देखिए मयूर भाई, क्या होता है, एक डॉक्टर, आपको कोई बीमारी हो जाए, मान लीजिए बुखार आ गया, तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो कहेगा कि आप एक्स एंटीबायोटिक ले लो। तो आप एक्स एंटीबायोटिक लेते हैं, पहली बार तो आप ठीक हो जाते हैं। फिर जब आप दूसरी बार आपको बुखार आता है या आपकी तबीयत बिगड़ती है, तो आप सोचते हैं कि यार वो एक्स एंटीबायोटिक जो थी वो अच्छी थी, उसको ले लो। तो धीरे-धीरे जब एक ही एंटीबायोटिक आप लेते रहते हो, तो वो असर करना बंद कर देती है। बेअसर हो जाता है कहानी ये। बिल्कुल। एक तो ये है कुल मिला के, पर कोई उपलब्धि हमारे लिए तो दिखाई नहीं देती और शायद उनके लिए भी उतनी जो चाहते थे उस तरह की उपलब्धि, हाँ, वो ज़ेलेंस्की के कंधों पर हाथ रख के गले मिलने वाला मामला ठीक है। उसके अलावा कुछ और ज़्यादा दिखाई तो नहीं देता। अच्छा होता अगर कुछ ऐसा होता जहाँ पे हम लोगों को मतलब देश को मतलब पहले तो प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे तो उसमें पता चलता था कि क्या करार हो रहे हैं, क्या एग्रीमेंट हो रहे हैं, क्या मिलने वाला है, क्या ये सब जानकारी मिलती थी ना। इसमें है आपको कोई जानकारी कि क्या एग्ज़ैक्टली डील होने वाली है? नहीं, है जानकारी है थोड़ी बहुत कि अ, हाँ, 18 समझौते हुए हैं इस यात्रा में उनके, और वो हाँ, समझौते ये हैं कि जो एक ना उसमें कोई रक्षा समझौता है, ना हुँ, उसमें कोई खास बड़ा कारोबारी समझौता है। वो कुछ मैन पावर को हम हेल्प करेंगे, शिक्षा में हेल्प करेंगे या हम आपको राहत देंगे, इस तरह के छोटे-मोटे समझौते हैं, जिनकी द्विपक्षीय संबंधों में बहुत लो प्रायोरिटी वाले समझौते हैं वो। इन समझौतों का कोई मतलब बहुत बड़ा अर्थ है नहीं। वो तो हाँ, विदेश विभाग ये से हो भी सक हो सकते थे, मतलब वो विदेश विभाग के बीच में भी हो सकता था ये, तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल। शायद, तो बिल्कुल। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे विदेश विभाग को भी सोचना चाहिए कि अगर रूस के कहने पे आप जा रहे हो, तो रूस को तो बताना पड़ेगा, रूस को भी तो बताओ ना भई कि भई आपकी जो शर्तें हैं ये नहीं चल सकती। यूक्रेन क्यों मानेगा? यूक्रेन की पीठ पर तो अमेरिका और यूरोप नाटो के देशों ने बंदूक रखी हुई है। मानेगा तो वो खा जाएँगे उसको। बिल्कुल। ठीक है सर, ये मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी बातचीत रही। आपने बहुत विस्तार से खोल के बिल्कुल जो है चीज़ों को सामने रखा दर्शकों के और ऐसे ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, दर्शकों के लिए बातचीत करते रहेंगे चलिए, सर। बुलाते रहेंगे, आप आते रहिएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। जी। तो दोस्तों राजेश बादलदी थे, आपने सुना और ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस पर आप कमेंट बॉक्स जो दिख रहा है आपको नीचे उसमें लिख के हमको ज़रूर से बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको शेयर कीजिएगा और हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।